हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी बात चर्चा करेंगे गेहूं के नेक्स्ट यानी सेकंड पार्ट के ऊपर। अपना कहाँ तक हो गया, उसका आहार मूल्य यानी महत्व हो चुका है। महत्व के बाद मैंने जलवायु के अंदर भी बता दिया। जलवायु के अलावा अब बात करेंगे गेहूं के अंदर क्या रहता है। अपना गेहूं में रहता है कि नेक्स्ट करेंगे आप उन्नतशील प्रजाति। उन्नतशील प्रजाति, उन्नतशील प्रजाति भी कह सकते हो। उन्नत किस्में भी कहा जाता है इसे। उन्नतशील प्रजाति के अंदर बात में जो प्रचलित प्रजाति अलग है, जैसे द्विगुणित हो गया, चतुर्गुणित हो गया और हेक्साप्लॉइड यानी षटगुणित हो गया, वो अलग अलग आपको लास्ट में करवाऊंगा। लेकिन जिसमें एनसीईआरटी के अंदर बुक के अंदर जो अलग अलग प्रजातियां हैं किसके काम के लिए उपयुक्त है वो, तो इसमें आप प्रजाति के अंदर देखोगे कि कौन कौन सी इसकी प्रजाति है। पहली कौन सी रहती है, राज 1482। दूसरी प्रजाति कौन सी रहती है, राज 3070, जो कि एक इसकी विशेषता क्या है, ये पछेती व लवणीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जो पछेती व लवणीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। राज 3070 के बाद राज 3765। राज 3765 ये क्या है, इसकी विशेषता है गिरने के प्रतिरोधी, यानी गिरने के प्रतिरोधी। इसकी विशेषता है गिरने के प्रतिरोधी। कौन सी विशेषता है, गिरने के प्रतिरोधी, यानी 3765 राज 3765। इसके अंदर की कुछ प्रजाति आती है गेहूं की, जिसमें गेहूं की थोड़े ऊंची अवस्था होने के पश्चात ही गिरना प्रारंभ कर देती है। उसके बाद करेंगे राज 3765 के बाद बात करेंगे HD 2329। HD 2329 ये बरानी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। बरानी यानी शुष्क क्षेत्र के लिए या बरानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। उसके बाद आता है HD 2329 के बाद HD 3765 भी आता है। उसके बाद के बात करेंगे राज 3777। ये कहां से विकसित की गई है, दुर्गापुरा से विकसित की गई है। कहां से विकसित की गई, दुर्गापुरा से विकसित की गई है। उसके बाद अपने बात करेंगे राज 3777 के बाद आती है PBW 373। उसके बाद आती है WH 147। इसकी क्या विशेषता, इसकी विशेषता ये चपाती यानी रोटियां बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चपाती बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है WH 147। उसके बाद आता है राज 4083 और उसके बाद आता है राज 4120। यह किसके प्रति, UG 99 प्रतिरोधी होती है। 99 प्रतिरोधी होते है 4120। उसके बाद आता है लोक 1। ये इसकी विशेषता क्या है, ये पछेती किस्म के लिए उपयुक्त होती है। पछेती किस्म है ये। उसके बाद आता है HD 2009, जिसका दूसरा नाम क्या है, अर्जुन। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें 2,4-D की स्प्रे नहीं होती, 2,4-D का छिड़काव नहीं करना चाहिए। 2,4-D का छिड़काव नहीं करना चाहिए, इसकी प्रमुख प्रजाति। इसके अलावा एक और भी आती है PBW 502, जो माइट्स रोग यानी प्रतिरोधी होती है, और ये थी उसकी गेहूं की प्रमुख प्रजाति। इसके बाद प्रजाति तो और भी है, जैसे द्विगुणित हो गया, जिसमें द्विगुणित में 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है, लेकिन होती कौन सी प्रजाति, यानी टिटिकम मोनोकोकम हो गया। और उसके बाद अगर चतुर्गुणित भी आती है, टिटिकम डाइकोकम हो गया, टिटिकम ड्यूरम हो गया, षटगुणित ब्रेडवेट यानी अलग अलग प्रजाति है, वो आपको सारी लास्ट के अंदर महत्वपूर्ण बिंदु में लिखा दी जाएगी। उसके बाद उन्नतशील प्रजाति के बाद अपने बात करते हैं
बीज दर की, यानी गेहूं के लिए सीड रेट कितना रहता है, बीज दर व बीजोपचार, बीज दर व बीजोपचार। बीज दर कितना है और उसका उपचार कैसे किया जाता है, यानी दीमक हो गया, दीमक का नियंत्रण या अन्य भूमिगत कीट है उसका किस प्रकार अपने बीजोपचार कर सकते हैं। तो बीज दर रहती है, अगर बात की जाए बीज दर के अंदर सामान्य फसल के लिए, यानी सामान्य जो फसल लेनी है किस्मों का सीड रेट कितना होना चाहिए सामान्य के लिए, सामान्य का सीड रेट रहता है 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उसके बाद अगर बात की जाए पछेती व छिटकवा विधि के द्वारा, छिटकवा विधि के द्वारा, तो इसके अंदर सीड रेट रहता है अपना 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहता है। अगर बात की जाए डिबलर विधि द्वारा, डिबलर विधि द्वारा, तो उसमें सीड रेट रहता है 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यानी बात की जाए अलग अलग विधि के लिए अलग अलग सीड रेट रहती है। तो इसके अंदर क्या है कि बुआई की विधि पूछी जाए तो इसमें डिबलर हो गया, FRIB हो गया, केरा विधि हो गया, यानी हल के पीछे खुद के अंदर डालने वाले अलग अलग विधियों के लिए अलग अलग सीड रेट रहता है। तो सामान्य 100 किलोग्राम है, पछेती व छिटकवा के लिए 125 से 150 किलोग्राम और डिबलर के लिए 30 से 40 किलोग्राम सीड रेट। अब इसका बीजोपचार कैसा करना है, यानी बीजोपचार कैसे किया जाएगा। तो बीजोपचार के लिए अगर इसके प्रमुख रोग है, जिस प्रकार ये कोकल हो गया, टुंडू रोग हो गया, जो कि टुंडू रोग होता है कोरिन बैक्टीरिया जीवाणु व एग्विनाइटिस नीमेटोड के कारण होता है। लेकिन इसका बीजोपचार कैसे किया जाए उन रोगों से, यानी ईयर कोकल व टुंडू रोग, टुंडू रोग के नियंत्रण के लिए अगर बीजोपचार करोगे आप, बीजोपचार करोगे तो इनकी किन किन का यूज किया जाता है। पहला रहता है इसके अंदर 20% नमक का घोल, 20% नमक का घोल हो गया, इसे उपचारित कर सकते हो 20% नमक के घोल से। और दूसरा अगर करना चाहते हो तो मैनकोजेब के द्वारा भी, मैनकोजेब 2 से 2.5 ग्राम मात्रा से आप उपचारित कर सकते हो, बीजों को उपचार कर सकते हो। तीसरा रहता है इसके अंदर पीएसबी कल्चर, पीएसबी कल्चर से भी इसको उपचारित कर सकते हो। अगर इससे भी नहीं करना चाहते तो एजेडो वेक्टर के द्वारा, एजेडो वेक्टर के द्वारा आप इसका बीजोपचार कर सकते हो, यानी इनके द्वारा आप इनका बीजोपचार कर सकते हो बीज का। अब आता है अपने बुआई का समय क्या रहता है और उसकी बुआई का समय और लाइन से लाइन में पौधे से पौधे की दूरी क्या रहती है और इनकी गहराई क्या रहती है। गहराई के लिए आपको बता देते हैं कि वैसे सामान्य पूछा जाए तो 3 से 5 सेंटीमीटर रहता है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि एक जीन वाली, डबल जीन वाली और ट्रिपल जीन वाली के लिए बीजों की गहराई अलग अलग से रहेगी। तो अपने इसके अंदर बात करेंगे बुआई का समय व विधि, बुआई का समय व विधि, विधि और समय क्या रहता है बुआई का गेहूं के लिए। तो गेहूं के लिए बुआई का समय क्या रहता है, अगर आप बुआई असिंचित क्षेत्रों में करना चाहते हो, यानी असिंचित क्षेत्र के अंदर अगर आप बुआई करना चाहते हो, असिंचित क्षेत्र में करना चाहते हो तो उसके लिए रहता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर रहता है। अगर बुआई करना चाहते हो आप अगेती, अगेती बुआई करना चाहते हो तो उसके अंदर क्या रहता है, इसका समय रहता है 25 अक्टूबर से 7 नवंबर तक इसके बुआई का समय रहता है। इस बुआई के समय अगर सही समय पर अगर गेहूं की बुआई करना चाहते हो, सही समय पर, सही समय क्या रहता है,
नवंबर के प्रथम सप्ताह से तीसरे सप्ताह तक, यानी 1 नवंबर से, नवंबर का प्रथम सप्ताह यानी 1 नवंबर से 15 नवंबर तक आप इसकी सामान्य बुआई यानी सही समय पर इसकी गेहूं की बुआई कर सकते हो। अब इसकी बुआई की विधि में बता दिया, केरा विधि हो गया, FRI विधि हो गया, डिपलर के द्वारा हो गया, यानी अलग अलग विधि के द्वारा इसकी बुआई की जाती है। लेकिन बुआई की विधि में अगर R इंटू पी पूछा जाए कि R इंटू पी क्या होता है, R का मतलब रो यानी लाइन से लाइन की दूरी, और यानी P का मतलब पौधे से पौधे की दूरी, तो R इंटू पी रहता है 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर रहता है। बहुत से आपको कोचिंग सेंटर के अंदर ये लिखाया जाता है कि 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर, लेकिन मान्य क्या होता है कि 10 से 12 सेंटीमीटर एनसीईआरटी के अंदर ही मान्य है। तो वहां क्वेश्चन का जो आंसर होता है कंपटीशन के अंदर मान्य एनसीईआरटी ही होते हैं। 22.5 इंटू 10 से 12 सेंटीमीटर होता है R इंटू पी। अगर इसकी गहराई पूछी जाए कि गहराई कितनी रहती है, तो गेहूं की गहराई कितनी रहती है, वैसे बता सिंची क्षेत्रों के अंदर कम से कम 5 सेंटीमीटर की गहराई होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या रहता है कि इसकी गहराई पूछी जाए तो 3 से 5 सेंटीमीटर इसकी गहराई होनी चाहिए, ये औसत मानी जाती है। लेकिन सिंगल, डबल और ट्रिपल जीन के लिए इनकी गहराई कितनी रहती है, तो पहला रहता है एकल जीन, कह सकते हो आप इसे एकल जीन, और उसके बाद आता है डबल जीन, और उसके बाद आता है ट्रिपल जीन। कौन सा, यानी ट्रिपल जीन, ट्रिपल जीन। इसकी गहराई इन तीनों की कितनी कितनी रहती है, बीजों की गहराई के लिए एकल जीन के लिए रहता है तो रहता है 5 से 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर रहता है। अगर डबल जीन की पूछी जाए तो डबल जीन की रहती है 4 से 5 सेंटीमीटर। अगर रहता है ट्रिपल जीन की तो 3 से 4 सेंटीमीटर रहता है। अगर जीन के अंदर पूछा जाए तो ये गहराई बताओगे, अगर औसत में पूछा जाए तो कम से कम सिंची क्षेत्र का पूछा जाए तो 3 से 5 सेंटीमीटर ही मान्य रहेगी इसकी गहराई। बुआई का समय व बुआई का विधि हो चुकी है, बीज दर बीजोपचार भी बता दिया आपको, उन्नतशील प्रजाति भी बता दी। लेकिन जो द्विगुणित है, चतुर्गुणित है, षटगुणित है, हेक्साप्लॉइड कहते हैं जिसे, उनको आपको लास्ट के अंदर महत्वपूर्ण बिंदु में लिखा दिया जाएगा भी कौन कौन सी प्रजाति किसके लिए किन क्षेत्रों में प्रयुक्त है, तो वो लिखा है। अब नेक्स्ट अपने बात करेंगे इसके अंदर, बुआई का समय व विधि हो चुके हैं, अब करेंगे इसके अंदर खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक की बात करेंगे अपने, इसके बाद सिंचाई की बात। अब बात करेंगे खाद व उर्वरक, यानी कितना खाद व उर्वरक चाहिए गेहूं की फसल के लिए। खाद व उर्वरक यानी गोबर की खाद FYM की कितनी मात्रा चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो इसके अंदर क्या रहता है कि अगर FYM की बात की जाए तो गोबर की खाद की बात की जाए तो रहता है 15 से 20 टन प्रति हेक्टर, इसका आप अपने उपयोग कर सकते हो FYM का। अगर इसके अंदर बात की जाए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा, तो नाइट्रोजन रहता है 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर, और 30 से 40 किलोग्राम रहता है फास्फोरस प्रति हेक्टर। अगर पोटास की बात की जाए तो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर। जिंक सल्फेट का भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन जो बताया 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास की मात्रा। तो इसमें क्या है कि ये दोनों की मात्रा तो आप डाल सकते हो। जब आधी मात्रा नाइट्रोजन की यूज की जाती है तो वो शेष नाइट्रोजन की मात्रा पहली या दूसरी सिंचाई में कंप्लीट की जाती है, क्योंकि इन दोनों की मात्रा कंप्लीट डालनी है और इसकी आधी मात्रा, जो इसकी आधी यानी शेष मात्रा बचती है वो पहली या दूसरी सिंचाई में आप इसका उपयोग कर सकते हो। ये रहता है खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक के अलावा अब आ जाते हैं अपने इसके अंदर सिंचाई, यानी सिंचाई कितनी चाहिए गेहूं की फसल के लिए, तो कितनी सिंचाई है तो मैं पहले बता देता हूं। इसकी सिंचाई की बात करेंगे तो पहले अपने बात कर लेते हैं जलमांग की। जलमांग कितनी रहती है,
तो ज्वार की रहती है 400, 450, 650 mm। तो गेहूं की जलमांग भी कितनी रहती है? 400 से 650 mm मात्रा इसकी जलमांग की रहती है गेहूं की। अब बात करें अपने इसके अंदर की बारी मृदा के लिए सिंचाई। बारी मृदा के लिए कितनी सिंचाई चाहिए? बारी मृदा के लिए सिंचाई चाहिए 5 से 6 सिंचाई। और अगर हल्की मृदा की बात की जाए कि हल्की मृदा के लिए कितनी सिंचाई रहती है, तो हल्की मृदा के लिए रहती है 6 से 8 सिंचाई। और मान्य यही मान जाता है, यानी 5 से 6 सिंचाई के अंदर अपनी गेहूं की फसल की पकाव अवस्था आ जाती है। तो इसके अंदर पहली सिंचाई कब करनी चाहिए? तो पहली सिंचाई कौन सी रहती है? शीर्ष जड़ जमाव। शीर्ष जड़ जमाव, इसे आप CRI स्टेज भी कह सकते हो, या इसे ताज मूल अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ताज मूल अवस्था के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यानी पहली सिंचाई शीर्ष जड़ जमाव या CRI स्टेज या ताज मूल अवस्था। दूसरी सिंचाई कौन सी रहती है? दूसरी सिंचाई करोगे आप फुटान के समय, फुटान के समय करोगे। तीसरी सिंचाई कब करोगे? तीसरी सिंचाई रहती है गांठे बनते समय, गांठे बनते समय। चौथी सिंचाई कब रहती है? बाली आते समय, या बाली निकलते समय, या बाली आते समय, आते समय। और उसके बाद अगर पांचवी सिंचाई करोगे तो पांचवी सिंचाई रहती है दुग्धावस्था, यानी दानों में दूध बनते समय, दुग्धावस्था। लास्ट सिंचाई कब करोगे? लास्ट दाना पकते समय, दाना पकते समय। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसकी क्रांतिक अवस्था तो आपको ये आ चुकी है। कब सिंचाई, यानी 6 सिंचाई आपको बता दी मैंने। पहली शीर्ष जड़ जमाव या CRI स्टेज, दूसरी फुटान के समय, तीसरी गांठे बनते समय, चौथी बाली अवस्था, और पांचवी द्वितीय अवस्था, और छठी दाना पकते समय। तो अब इनकी सिंचाई कितने कितने दिन के अंतराल पर करनी चाहिए ये भी देख लीजिए। तो इसकी कितने दिन के ऊपर, यानी कौन कौन सी किस दिन सिंचाई करनी चाहिए? तो ये प्रथम सिंचाई जो इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो ये रहती है 21 दिन बाद। यानी CRI स्टेज कितने दिन बाद होती है? 21 दिन बाद आप सिंचाई कर सकते हो। दूसरी अगर फुटान वाली पूछी जाए तो 40 से 45 दिन बाद इसकी सिंचाई आप कर सकते हो। अगर गांठे बनते समय तो 60 से 65 दिन बाद इसकी सिंचाई आप कर सकते हो। अगर बाली आते समय तो बाली आती है 80 से 85 दिन बाद आप इसकी सिंचाई कर सकते हो। अगर द्वितीयावस्था आती है तो 100 से 105 दिन बाद आप इसकी सिंचाई कर सकते हो। अगर दाना पकते समय पूछा जाए तो 105 से 115 दिन बाद आप इसकी ये सिंचाई कर सकते हो। ये थी 6 सिंचाई। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपके पास एक सिंचाई हो तो कब करनी चाहिए, 2 तो कब करनी चाहिए, और 3 हो तो कब करनी चाहिए। तो देखते हैं अपने कि अगर आपके पास एक सिंचाई है, अगर आपके पास एक सिंचाई उपलब्ध है, यानी आप एक सिंचाई कर सकते हो, एक सिंचाई उपलब्ध है, तो वो कब करनी चाहिए? वो हमें करनी चाहिए CRI स्टेज के ऊपर, यानी ताज मूल अवस्था या शीर्ष जड़ जमाव के ऊपर हमें करीब किस दिन में करनी चाहिए। अगर आपके पास 2 सिंचाई उपलब्ध है, कितनी? 2 सिंचाई। अगर आपके पास 2 सिंचाई उपलब्ध है तो वो कौन कौन सी अवस्था में? तो पहली सिंचाई करोगे आप CRI स्टेज के ऊपर। दूसरी सिंचाई कब करोगे? बाली आते समय, यानी बालियां आते समय दूसरी सिंचाई आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 2 ही सिंचाई उपलब्ध है। अगर आपके पास 3 सिंचाई उपलब्ध है, 3 सिंचाई उपलब्ध होती है तो कब की जाती है? तो इसके अंदर पहली सिंचाई करोगे आप CRI स्टेज के ऊपर, दूसरी कब करोगे? गांठ बनते समय,
गांठे बनते समय। और तीसरी सिंचाई कब करोगे? दुग्धावस्था के अंदर की जाती है। दुग्धावस्था यानी दानों में दूध बनते समय सिंचाई की जाती है। तो ये 3 सिंचाई थी, यानी पहली एक सिंचाई उपलब्ध है तो सीआरआई स्टेज पर, 2 तो पहली सीआरआई, दूसरी बाल्य आते समय, 3 हो तो सीआरआई स्टेज गांठ बनते समय दुग्धावस्था में। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। थैंक यू।